welcome again. So, as you can see, today's topic is eutrophication and biological magnification. And this for class 12th EVS में भी आता है और आपकी जो बॉटनी है उसका जो लास्ट यूनिट है उसमें भी आता है. तो थोड़ा बहुत आइडिया जो है आपको जो है इस टॉपिक का 11th में रहा होगा. तो लेट्स स्टार्ट अगेन. तो पहले हम लेंगे यूट्रोफिकेशन को. तो यूट्रोफिकेशन जो है इसकी डेफिनेशन और बाकी चीज़ें समझने से पहले मैं यहाँ पे दो डायग्राम्स को मैं पेस्ट करता हूँ. आप इन डायग्राम्स को देखिए. तो इन डायग्राम्स को देख के आप याद कीजिए वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ी है ऑलरेडी. तो उसमें जो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है या फिर आप वो फास्फोरस साइकिल याद कीजिए. थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिलेगा एक्चुअली व्हाट यूट्रोफिकेशन इज़. तो जैसा कि आप अभी डायग्राम में देख रहे हैं, तो आप सपोज़ आपके गांव में कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है. तो समझिए कुछ साल पहले वो बिल्कुल उसमें पानी था और कुछ ऐसा आपको ये जो डायग्राम ऐसा नज़र नहीं आ रहा है. अब ज़्यादातर कोई ऐसा पॉन्ड जो कि वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पर फील्ड्स है, हमारे खेत है या वर्ड चासा वगैरह. तो वहाँ पर अगर हम उसको अनडिस्टर्ब रहते हैं तो कुछ साल के बाद आपको ये वाली जो है ये पिक्चर आपको वो उस पॉन्ड में दिखाई देती है. अब होता क्या है, जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में डिफरेंट फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉस्फेट्स है, नाइट्रेट्स वगैरह, तो बिकॉज ऑफ रन ऑफ वाटर, तो बिकॉज ऑफ लीचिंग, तो ये जो न्यूट्रेंट्स है रेन वाटर के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूट्रेंट्स, ये मिनरल्स, ये फॉस्फेट्स वगैरह जो है यहाँ पे इन पॉन्ड्स में जो है पहुँच जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे. तो जस्ट अ सेकंड. अब जब ये न्यूट्रेंट्स जो है फॉस्फेट्स इस वाटर या इस पॉन्ड में पहुंच जाते हैं तो ये जो पॉन्ड है ये बनता है न्यूट्रेंट रिच, यानी इसमें न्यूट्रेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. न्यूट्रेंट्स या मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, ये जो वाटर सरफेस है यहाँ पे अलगे ग्रो करते हैं. तो ये जो अलगे है ये इस वाटर सरफेस पे ग्रो करते हैं जिसे हम अलगल ब्लूम कहते हैं. तो ये एक ब्लैंकेट, एक चादर सी वाटर सरफेस पे बनाती है. तो ठीक है, तो उस ब्लैंकेट से क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो अलगे की यहाँ पर ब्लैंकेट बन गई, जो नीचे ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको एक तो ये लाइट ब्लॉक करता है, जो लाइट है सनलाइट, एक तो वो ब्लॉक करता है. दूसरा ये जो ऑक्सीजन वहाँ पे डिजॉल्व होता है वाटर में, उस सारी को ये खा जाता है, जिसकी वजह से जो नीचे ऑर्गेनिजम्स डेप्थ में रहते हैं उनको ये ऑक्सीजन डिप्लीट करता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है, जो हम आगे देखेंगे. तो फिलहाल आप यही समझिए यूट्रोफिकेशन में क्या होता है. ये जो डिफरेंट मिनरल्स है, या यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देखिए, जब हम डिफरेंट सीवेज को वाटर बॉडीज़ में डंप करते हैं, ये जो सीवेज है इनकी वजह से भी जो अलगल ब्लूम है ये ग्रो करता है. ठीक, तो अलगल ब्लूम क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि दीज आर अलगे जो कि वाटर सरफेस पे ग्रो करते हैं और एक ब्लैंकेट से बनाते हैं वहाँ पर. तो ब्लैंकेट बनने से क्या होता है कि ये जो नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ठीक, तो अब हम उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको इसी डायग्राम से जो है समझ आया होगा. तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं. तो यूट्रोफिकेशन जो है इट्स एक्चुअली टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड यूट्रोप्स. यूट्रोप्स का मतलब होता है वेल न्यूट्रिशन, वेल नोरिश्ड, सॉरी. तो ट्रॉपिक जो है इट रिफर्स टू नरिशमेंट और न्यूट्रिशन. यू का मतलब है वेल ऑर्गेनाइज्ड, जैसे यूकोरियाट्स हम कहते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. इन द सेम केस यूट्रोफिकेशन का मतलब है वेल नरिश्ड, यहाँ पर न्यूट्रेंट जो है वो एबंडेंस में मौजूद है, या इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिकेशन भी. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इज़ व्हेन ए वाटर बॉडी यानी कि पॉन्ड और लेक बिकम्स ओवरली इनरिच्ड विथ मिनरल्स एंड न्यूट्रेंट्स विच इंड्यूस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगे यानी कि अल्कल ब्लूम. को यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी वाटर बॉडी, फॉर एग्जांपल पॉन्ड या लेक है, वो मिनरल रिच बनती है, उसमें न्यूट्रेंट्स की या मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की वाटर बॉडी की सरफेस पे अलग ही ग्रो करते हैं, जिसे हम अलगल ब्लूम कहते हैं. ठीक, तो इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास जो भी आपने डायग्राम भी देखी, जैसे झीली डल है, झीली वॉलर है, हालांकि उनकी बाज़ाब्ता सफाई होती है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे जो वाटर सरफेस है वहाँ पे ये अलगी ग्रो करते हैं. ठीक, तो ये कैसे होता है, जब इस वाटर बॉडी में किसी भी तरीके से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स पहुँच जाते हैं बाय लीचिंग और बाय रन ऑफ वाटर या रेन वाटर से वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस में रिजल्ट इन ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ द वाटर बॉडी. अब इससे क्या होता है, ये जो वाटर बॉडी है वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसमें जो है काफ़ी हद तक कमी आती है.
Eutrophication is often, often induced by the discharge of nitrates or phosphate-containing fertilizers, detergents or sewage in aquatic ecosystem. जो मैंने अभी कहा, अब ये कैसे होता है जब ये डिफरेंट फर्टिलाइजर जिनमें फॉस्फेट्स या नाइट्रेट्स होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं इसी वाटर में, हम उनको डिस्चार्ज करते हैं बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़, या डिटर्जेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं जो कि फिर वाटर में जाते हैं, और सीवेज। इन शॉर्ट आप याद रखिए, जब हम वाटर पोल्यूट करते हैं उस वाटर पोल्यूशन का एक इफेक्ट है यूट्रोफिकेशन। अच्छा, इससे पहले इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट ponds, lakes, etc. during the early stage of formation are relatively barren and nutrient deficient, thus supporting no or very poor aquatic life. This stage of these bodies is known as oligotrophic. तो एक्चुअली ये जो पॉन्ड होता है, आप समझिए पहले इस पॉन्ड इसमें सिर्फ वाटर है, तो इसमें कुछ ऐसा आपको अलग अलग ब्लूम नज़र नहीं आ रहा है। तो उस वक्त चूँकि पॉन्ड ये ओलिगोट्रॉपिक है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओलिगोट्रॉपिक का मतलब है अभी इसमें उस न्यूट्रन डिफिशेंट है, इसमें भी न्यूट्रन्स की कंसंट्रेशन है, मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है। लेकिन अगर हमारी एक्टिविटीज़ से या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से इसमें न्यूट्रंट्स या मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये चेंज हो जाएगा फ्रॉम ओलिगोट्रॉपिक टू यूट्रॉपिक। ठीक, तो ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक एक दूसरे के अपोजिट है। ओलिगोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रंट डेफिशिएंट, लेकिन यूट्रॉपिक मीन्स जहाँ पे न्यूट्रंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब द स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि ओलिगोट्रॉपिक से यूट्रॉपिक तक बनने के लिए कौन कौन सी चेंजेस इस पॉन्ड या इस वाटर बॉडी में आती है, उनको हम देखेंगे। तो इसके लिए जो फैक्टर्स है इस स्ट्रक्चर चेंज के लिए, कैसे एक पॉन्ड जो अभी तक ओलिगोट्रॉपिक था वो यूट्रॉपिक कैसे बनता है। पहला जो है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे हम करते हैं, जैसे हम कुछ डिफरेंट पेस्टिसाइड्स या डिफरेंट फॉस्फेट्स या डिफरेंट फर्टिलाइजर्स जो है हम ऐड करते हैं अपने फील्ड्स में, तो फिर क्या होता है बाय रन ऑफ वाटर और बाय लीचिंग, जो मैंने कहा है, ये जो न्यूट्रंट्स है ये पॉन्ड्स में पहुंच जाते हैं। जब ये पॉन्ड्स में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ये जो है अलगल ब्लूम को जो है डेवलप करते हैं। ठीक, फिर जो है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इन टू वाटर बॉडीज़। वेस्ट वाटर वो वाटर है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज से जो है निकलता है, जो हमने ऑलरेडी आप याद रखें वाटर पोल्यूशन में पढ़ा है। तो ये जो वेस्ट वाटर जब इन इंडस्ट्री से निकलता है तो फिर लेक्स, रिवर्स और सीज में जाता है, तो उस वेस्ट वाटर के साथ डिफरेंट जो है कुछ मेटल्स या कुछ न्यूट्रंट्स भी निकलते हैं फैक्ट्री से। तो वो न्यूट्रंट्स भी जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन लेक्स और रिवर्स में, तो वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक, तीसरा फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिडक्शन ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। अब क्या होता है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन मीन्स कुछ ऐसे जब ये इनकी ओवर द ईयर्स, यहाँ पर आप देखिए, जब इनकी कंसंट्रेशन लेक्स एक्यूमुलेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल, यानी कि जब इनकी ये जो हमारे पास न्यूट्रंट्स है, मिनरल्स है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है इन पॉन्ड्स या इन लेक्स में, तो कुछ सालों के बाद जो है ये जो पॉन्ड है, ये जो वाटर बॉडी है, ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी जो है इसमें वो ख़त्म हो जाती है, यानी खुद से साफ नहीं हो सकता है, खुद से साफ नहीं हो सकता है। तो वो भी एक फिनोमेना है जिसकी वजह से जो है जो वाटर की क्वालिटी है वो भी डिटोरेट हो जाती है, और इस वाटर जो इट मेक्स स्टिंक, यानी वहाँ से बदबू आती है। ठीक, को ये जो तीन फैक्टर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इनटू वाटर बॉडीज़, रिडक्शन ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। ये जो तीन फैक्टर्स है ये जो है लाती है स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्रॉम ओलिगोट्रॉपिक टू यूट्रॉपिक। अब है मैकेनिज्म ऑफ यूट्रॉपिकेशन, यानी कि कैसे होता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा टेक्स्ट मैंने दिया हुआ है अभी तक, जो मैंने पहले समझा है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। विद एडिशन ऑफ न्यूट्रेंट्स, यानी कि जब न्यूट्रेंट्स हमने ऐड किए हमारी एक्टिविटीज से, इस पॉन्ड में न्यूट्रेंट्स ऐड हो गए, देयर इज स्टिमुलेटेड लग्जूरेंट ग्रोथ ऑफ अलगी इन वाटर। तो वहाँ पे वाटर सरफेस पे जो है अलगी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो दिस स्टार्ट्स फॉर्मिंग अलगल ब्लूम्स, वहाँ पे अलगल ब्लूम्स बनते हैं, या फ्लोटिंग स्कम्स और ब्लैंकेट्स ऑफ अलगी। ब्लैंकेट मीन्स जो है कुछ चादर सी बनती है बिल्कुल सरफेस पे। अब क्या होता है, द अलगल ब्लूम्स compete with the other aquatic plants for photosynthesis। अब ये जो चादर बन गई बिल्कुल अलग की इस वाटर सरफेस पे, तो ये जो नीचे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ ये compete करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। उन जो नीचे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी तो ये लाइट भी ब्लॉक करते हैं। ठीक, तो फिर 10 ऑक्सीजन लेवल्स बीनीथ इज डिप्लीटेड, यानी अब जो
ऊपर जो अलगल ब्लूम बना है, एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी नीचे वालों को जो है ब्लॉक करता है, लेकिन जो नीचे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनकी ऑक्सीजन जो उनके लिए ऑक्सीजन भी ये ख़त्म करता है, क्योंकि खुद सारा ऑक्सीजन ये अपनी जो है एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक, अब जो नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको कौन सा एनवायरनमेंट मिलता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट, यानी उनके लिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम रहती है। Moreover, these blooms also release some toxic chemicals which kill fishes, birds and other animals. Thus, water begins to stink. इतना ही नहीं बल्कि जो अल्कल ब्लूम्स है ये कुछ केमिकल जैसे हाइड्रोक्सिलमीन हमने इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में पढ़ा है वो भी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फिश या कुछ छोटे प्लांट्स हैं वो डाई होते हैं, जिसकी वजह से ये जो वाटर है हमें एक बैड स्मेल देता है। Thus, in a purely oxygenated water, fish and other animals begin to die and clean water is turned into a stinking drain. अब क्या होता है कि ये जो भी वाटर था, अब चूँकि इस अलगल ब्लूम बनने से नीचे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया, तो उसकी वजह से जो नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये जो अभी तक क्लीन वाटर था वो क्या बनता है, अब स्टिकिंग ड्रेन बनता है। आप खुद जाके देखिए, जब आप झील डल या किसी पौंड का भी आप वाटर देखेंगे तो आप उसको नहीं पी सकते, क्योंकि यही वजह है कि वो क्या हो गया, स्टिंक हुआ होता है। अब इसके बाद भी फर्दर वेन द अलगई डाई, अब ये खुद जो अलगई यानी अलगल ब्लूम जब इनकी डेथ होती है, इनको डिकम्पोज करने के लिए जो लिखा है मैं इसको डिक्टेट करता हूँ, इनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जब इनकी डेथ होती है, इनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो और जो नीचे ऑक्सीजन है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और कम होता जाता है। वो जितना ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाएगा उतने ये जो नीचे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनकी डेथ होती जाएगी। तो वही इस पैराग्राफ में लिखा है, फर्दर व्हेन द algae die excessive oxygen is required by the microorganism to decompose them and an anoxic यानी कि ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। मैं पहले रब करता हूँ, एनॉक्सिक मीन्स कि ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, ये जो नीचे है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, लेक और द बॉटम है। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, काज द डेथ ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फर्टिलाइजर्स फ्लो इन वाटर बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़, बाय लीचिंग, बाय रेन ऑफ वाटर। जब हमने फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज़ किया तो वो इन द एंड जो है वाटर बॉडी में पहुँच ही जाते हैं। फिर क्या होता है, दूसरा स्टेप है अलगल ब्लूम्स ग्रो ऑन वाटर सरफेस, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक, फिर तीसरा क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज लाइट एंड डीओ इन लोअर लेवल्स ऑफ वाटर। जो ऊपर अलगल ब्लूम हो गए, नीचे क्या होता है, डिक्रीज लाइट एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो नीचे कम होता जाता है। डेथ ऑफ अलगल ब्लूम फर्दर डिक्रीज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब जब ये जो अलगल ब्लूम है जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से जो फर्दर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीचे है वो और कम होता जाता है। तो उसके क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया का मतलब है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो हाइपोक्सिया, तो उससे क्या होता है, जो नीचे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ है। ठीक, तो इन पॉइंट्स को आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। अब इसके इफेक्ट्स, इसके नुकसान क्या है, तो पहला आप देख रहे हैं, इंक्रीज बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन रिजल्ट्स इन अलगल ब्लूम। तो अलगल ब्लूम इससे बनता है, वो फिर कितनी प्रॉब्लम करता है वो आपने देखा। डिक्रीज इन वाटर ट्रांसपेरेंसी एंड बिकम्स अनस्टेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो वाटर का जो कलर भी है और उसकी ट्रांसपेरेंसी वो कम होती है और ये पीने के लिए अनस्टेबल हो जाता है। डिक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने कहा, यानी इसकी वजह से जो नीचे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वो कम होता जाता है। और हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी से जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नीचे है, बेंथिक एनिमल्स और प्लांट्स, उनकी क्या होती है, डेथ। बेंथिक मीन्स बॉटम पे। इंक्रीज वेजिटेशन में इम्पीड वाटर फ्लो एंड मूवमेंट ऑफ बोट्स। इतना ही नहीं, अब जितना ज़्यादा ऊपर वेजिटेशन बनेगी तो उससे क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ बोट्स है, किश्तियाँ चलने में उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसको आप मैंने खुद देखा है वॉलर लेक में ऐसे प्रॉब्लम होती है। अलगल ब्लूम्स कैन हैव अनप्लीज स्मेल, तो जाहिर सी बात है एक अनप्लीज स्मेल आता है। इनफेक्टेड वाटर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। अब इसका इकोनॉमिक इफेक्ट भी है, यानी जितना ये ब्लूम ऊपर ग्रो करता जाएगा हमारी कोशिश रहने की इनको साफ करना है, तो इसके लिए बहुत सा इसमें कॉस्ट लगता है, पैसा लगता है। जैसे आप देख सकते हैं कि झीली डल को साफ करने के लिए करोड़ों या अरबों रुपये अभी तक खर्च किए गए हैं। इन द सेम केस जो गंगा रिवर है, तो इसका इकोनॉमिक जो है इम्पैक्ट भी है। अब कंट्रोल कैसे करना है, वेस्ट वाटर जो हमारी इंडस्ट्री से निकलता है उसको हमें ट्रीट करना है। उसको पहले हमें ट्रीट करना ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो है डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में ना पहुँचे।
algal bloom should be removed, ठीक है। तो ये जो algal bloom ये यहाँ पे आप मिस करना, तो algal bloom जो है उनको हमें रिमूव करना है। तो जैसा कि झीली डल में बाज़ाब्ता वहाँ पे सफाई होती जाती है, वो बनते जाते हैं और उनको डिफरेंट मशीन से रिमूव किया जाता है। रेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स थ्रू प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन ठीक है, एंड यूज़ ऑफ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। तो हमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना है जो कि जल्द से वाटर बॉडीज़ को टच ना करें। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन, ठीक। तो इसमें दो टर्म्स आती है, एक आती है एम्प्लीफिकेशन और फिर क्या है मैग्निफिकेशन। तो इस पर भी जाने से पहले थोड़ा बहुत जो है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम प्रेयर पढ़ते हैं, उस वक्त हम जब माइक लगाते हैं तो उस वक्त एक डिवाइस ऊपर होता है जिसे हम कहते हैं एम्पलीफायर। तो इस एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जब जो प्रेयर पढ़ता है उसकी आवाज़ तो उतनी नहीं होती है कि पूरा स्कूल सुन सके, फिर हम माइक का इस्तेमाल करते हैं यानी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। वो जो एम्पलीफायर है वो इस आवाज़ को बढ़ाता है, बढ़ाने को हम कहते हैं मैग्नीफाई करना, ठीक। तो इस एम्पलीफायर का काम क्या होता है, मैग्नीफाई करना यानी इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। एक और मिसाल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल केबल सिस्टम आप सबको पता ही है अभी तो, लेकिन उधर नहीं है। अगर समझो अगर हमने केबल बिछानी है, टीवी केबल की मैं बात करता हूँ, फ्रॉम कुपवारा टू कलारूस। लेकिन क्या होता है जब हम एक सिंगल लाइन कुपवारा टू कलारूस जो है डालेंगे, तो ये जो केबल है इसके सिग्नल अच्छे नहीं रहेंगे कलारूस तक, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। दीज सिग्नल्स डाई। अब बीच बीच में क्या करते हैं केबल वाले, वो कुछ डिवाइस लगाते हैं जिनको हम कहते हैं एम्पलीफायर। फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस वो लगाएंगे घूस में, एक डिवाइस लगाएंगे वो खुमरियाल में, एक डिवाइस लगाएंगे वो मदमादू में, एक डिवाइस फिर आएगा कलारूस में। उन डिवाइसेस को हम कहते हैं एम्पलीफायर्स, केबल वाले इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो एम्पलीफायर्स है, जब ये सिग्नल वहाँ पे ये सिग्नल्स को बढ़ाते रहते हैं, ये सिग्नल्स को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं ताकि सिग्नल्स कम ना हो। याद रखना ये सिग्नल्स को डिफरेंट स्टेप्स पे बढ़ाते रहते हैं। एक स्टेप कहाँ पे है, घूस में है, एक स्टेप जो है वो खुमरियाल में है, एक स्टेप कहाँ पे है, मदमादू में, और लास्ट स्टेप कहाँ पर है, कलारूस में। तो इन एम्पलीफायर्स का काम क्या है, ये डिफरेंट स्टेप्स पे हमने रखे हैं जिनका काम है इन सिग्नल्स को बढ़ाते रहना, मैग्नीफाई करते रहना ताकि ये कम ना हो, ठीक है। इन द सेम केस कुछ हमारे फूड चेन में भी एक मैग्निफिकेशन होती है, यानी कोई चीज़ जो है हमारी फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन, ठीक। अब क्या है कि हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Biomagnification या biological magnification is defined as the accumulation of a particular substance in the body of the organisms at different trophic levels of a food chain। यानी कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है, एक्यूमुलेशन, जमा हो जाना किसी भी चीज़ का, किस में, ऑर्गेनिजम्स में, उनकी बॉडी में डिफरेंट ऐड कहाँ पे, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन। अब आपको पता है फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होती है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स वो पहली फूड ट्रॉपिक लेवल है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर वो दूसरी ट्रॉपिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर वो तीसरी ट्रॉपिक लेवल है, फिर कॉर्टनरी। फॉर एग्जांपल ग्रास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको समझो रैबिट ने खाया। सेकंड ट्रॉपिक लेवल, रैबिट को समझो जो है लॉयन ने खाया। थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो आप वो मुझे ज़्यादा यहाँ पे समझाना नहीं है, ठीक है। तो अब बायोमेडिकेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन यानी कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, कोई भी केमिकल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे सिग्नल बढ़ते गए एट डिफरेंट टॉपिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन, ठीक है। तो अभी क्लियर होगा, बायोमेडिकेशन इज ऑल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक, क्लियर। इज एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिन, कभी कभार क्या होता है कोई टॉक्सिन जो है पेस्टिसाइड जो कि हमारी फूड चेन में इनकॉर्पोरेट हो गया, वो फिर डिफरेंट टिश्यूज़ में जो है इनकॉर्पोरेट होता है एट हायर सक्सेस लेवल्स इन ए फूड चेन। दिस इंक्रीज कैन ओकर एज अ रिजल्ट ऑफ, तो अभी परसिस्टेंस। तो पहला जो है, अब ये समझिए फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको इसकी डायग्राम पे ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये पहले हम डायग्राम देखेंगे इसकी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स जो है वो मैंने पेस्ट किया है। तो अगेन ये जो बायोमैग्निफिकेशन है ये भी वाटर पोल्यूशन या एनवायरनमेंट पोल्यूशन का एक इम्पैक्ट है। तो पहली डायग्राम की तरफ आप देखिए, यहाँ पे जो DDT है लिखा हुआ है, तो जब हम ये DDT एक फर्टिलाइज़र है लेकिन साथ साथ ये हमारे लिए पॉइजनस सब्सटेंस भी है।
تو جب ہم نے اس کو جو ہے اسپرے کیا اپنے فیلڈز میں تو بائی رن آف واٹر یا رین سے بالکل پھر یہ پانی جو ہے یہ اپنے ساتھ ڈی ڈی ٹی کو لے جاتا ہے اور واٹر باڈیز میں ڈمپ کرتا ہے. ٹھیک. ابھی آپ یہاں پہ دیکھیے اس واٹر باڈی میں ڈی ڈی ٹی کی جو کنسنٹریشن ہے دیٹ از 0.03 پی پی ایم. پی پی ایم کا مطلب ہے پارٹس پر ملین، یعنی اس کی کنسنٹریشن بہت ہی کم ہے. ٹھیک. پھر اسی واٹر باڈی میں کچھ زو پلانکٹونز ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے اینیملز ہیں، وہ اس پہ سروائیو کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن اب یہ جو آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف دا ٹائم یہ ڈی ڈی ٹی ان زو پلانکٹونز میں جائے گا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے اس کی کنسنٹریشن اب کتنی ہوگی ہے 0.04 پی پی ایم. یعنی کہ اب یہ جو فرسٹ ٹراپک لیول ہے یہاں پہ، ہم سمجھے یہاں پر پروڈیوسرس تھے فائٹو پلانکٹونس، ان کو زو پلانکٹونس نے کھایا. تو یہ فوڈ چین ہے، یہ تو بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے فوڈ چین ہے. یہاں پہ بھی فوڈ چین ہے، یہاں پہ بھی فوڈ چین ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے جب زو پلانکٹونس نے ان فائٹو پلانکٹونس کو کنزیوم کیا جو کہ واٹر میں تھے جنہوں نے ڈی ڈی ٹی لیا ہوا ہے، تو زو پلانکٹونس میں ڈی ڈی ٹی کی کنسنٹریشن کیا ہے 0.04 پی پی ایم، یعنی بڑھتی جاتی ہے. پھر ان زو پلانکٹونس کو کس نے کھایا؟ اسمال فش نے. تو اسمال فش میں کنسنٹریشن کیا آ گئی 0.5 پی پی ایم، یعنی کہ کنسنٹریشن اب اس میں بڑھ گئی. جتنا ہم اوپر جاتے ہیں اس پوائزنس سبسٹینس کی کنسنٹریشن بڑھتی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں میگنیفیکیشن اور ایمپلیفیکیشن. پھر اس اسمال فش کو لارج فش نے کھایا، تو لارج فش میں ڈی ڈی ٹی کی کنسنٹریشن کیا آ گئی 2 پی پی ایم، 2 پارٹس پر ملین. پھر اس لارج فش کو سمجھو یہاں پر فش ایٹنگ برڈس نے کھایا. یہ جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ڈی ٹی یہاں پہ کیا آ گیا، اس میں کنسنٹریشن آ گئی 5 پی پی ایم. ٹھیک ہے. تو یہ جو یہاں پہ انسان بھی ہو سکتا ہے نا، ہم بھی فش کو کھاتے ہیں نا. تو جب ہم نے ان کو کھایا تو ہم میں بھی جو ہے کنسنٹریشن آ سکتی ہے 5 پی پی ایم. ٹھیک. تو آپ یہاں سے دیکھیے پھر تو یہ جو پونڈ ہے یا یہ جو واٹر باڈی اس میں ڈی ڈی ٹی کی کنسنٹریشن کیا تھی 0.03 پی پی ایم. لیکن جب اس فوڈ چین میں ڈفرنٹ ٹراپک لیول سے گزرا، یہ پہلے ٹراپک لیول ہے، پھر سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ، یا آپ اس کو بھی فرسٹ لے سکتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ. تو جب یہ ڈی ڈی ٹی ڈفرنٹ ٹراپک لیول سے گزرتا گیا اس کی کنسنٹریشن بڑھتی گئی. اور سمجھے یہاں پہ انسان ہے، ہم نے کھایا تو ہم میں کتنا ڈی ڈی ٹی آ گیا 5 پی پی ایم، یعنی کہ 5 پارٹس پر ملین. ٹھیک. تو آہستہ آہستہ اسی کو کہتے ہیں بایولوجیکل میگنیفیکیشن، یعنی کہ جو پوائزنس سبسٹینس ہے آہستہ آہستہ اسی فوڈ چین میں یہ ڈفرنٹ سٹیپس پہ یہ میگنیفائی ہوتا جاتا ہے، یہ ایڈ ہوتا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل میگنیفیکیشن. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے فار ایگزامپل واٹر ہے، تو پھر پروڈیوسرس میں یہ چلا گیا، یہاں پر بھی ڈی ڈی ٹی کی کنسنٹریشن ہے. تو ابھی واٹر میں سمجھیے 1 ہے، پروڈیوسرس میں جب آہستہ آہستہ جمع ہوتا گیا 1000 بنا. زو پلانکٹونس نے ان کو کنزیوم کیا تو کنسنٹریشن بڑھتی گئی آہستہ آہستہ 10,000. زو پلانکٹونس کو اسمال فش نے کنزیوم کیا، یہاں پہ دیکھیے 1 لیک. پھر اسمال فش کو لارج فش نے، اور پھر لارج فش کو جو ہے فش ایٹنگ برڈس ہیں، یا ہم بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں ٹاپ پہ. تو دس از میگنیفیکیشن آف ڈی ڈی ٹی کنسنٹریشن. یعنی جتنا ہم اوپر کی طرف فوڈ چین میں اوپر کی طرف جائیں گے اتنا یہ جو ڈی ڈی ٹی ہے اس کی کنسنٹریشن بڑھتی جائے گی، یہ میگنیفائی ہوتا جائے گا. اسی کو کہتے ہیں بایولوجیکل میگنیفیکیشن. ٹھیک. تو اب ہم پھر واپس جاتے ہیں. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے. ٹھیک. تو اب یہ بایولوجیکل میگنیفیکیشن تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کیا ہے. یہ ایکومولیشن آف اے پرٹیکولر سبسٹینس، جو کہ کوئی بھی پوائزنس سبسٹینس ہوتا ہے ان دا باڈی آف آرگینزمس ایٹ ڈفرنٹ ٹراپک لیول، جو ابھی تک ہم نے پڑھا. فار ایگزامپل پیسٹیسائڈس. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ٹیشوز میں جاتا ہے، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے ڈفرنٹ ڈیزیز کاز کر سکتا ہے، جو ہم آگے دیکھیں گے. تو ابھی جو ہے ہم اب ہم دیکھیں گے کہ انکریز جو ہے یہ ڈفرنٹ ٹراپک لیولز پہ اس کی کنسنٹریشن کیسے بڑھتی جاتی ہے. پہلا جو ہے پرسسٹینس نام سے پتہ چلتا ہے وین دا سبسٹینس کین ناٹ بی بروکن ڈاؤن بائی انوائرمنٹل پروسیس، یعنی کہ پرسسٹ رہتا ہے، موجود رہتا ہے اور اس کو بریک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کچھ ایسے پولوٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈیگریڈ نہیں ہوتے ہیں. فوڈ چین انرجیٹکس where the substance concentration increases progressively as it moves up a food chain. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس سبسٹینس کی کنسنٹریشن بڑھتی جاتی ہے جب ہم فوڈ چین میں اوپر کی طرف جاتے ہیں، جو بھی ہم نے ابھی دیکھا. لو اور نان ایگزسٹنٹ ریٹ آف انٹرنل ڈیگریڈیشن اور ایکسکریشن آف دا سبسٹینس مینلی ڈیو ٹو واٹر انسالٹیبلٹی. یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں پوائزن سبسٹینس جو کہ واٹر انسالبل ہوتے ہیں. جب واٹر انسالبل ہوتے ہیں تو وہ وہیں رہتے ہیں اور پرسسٹ وہ وہیں کرتے جاتے ہیں. اب میں تھوڑا تیز ہی پڑھوں گا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا. اب جو میکنزم ہے، جو ابھی میں نے بولا میکنزم، تو وہی ہے جو میں ابھی ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو جو ہے ایکسپلین کیا. تو تھوڑا بہت پھر میں یہاں پہ بولتا ہوں.
the process whereby certain substances such as pesticides or heavy metals work their way into lakes, وہ lakes یا water bodies میں پہنچ گئے آہستہ آہستہ they are incorporated into the diet of aquatic organisms such as zooplanktons. تو آہستہ آہستہ یہ جو pesticide یہ جو chemicals ہے یہ zooplanktons میں جائیں گے which in turn are eaten by small fishes, then eaten by bigger fishes, then larger birds, animals or humans. جو بھی ہم نے سمجھا اس کو آپ خود وہاں پہ لکھتے جائیے. The substance becomes increasingly concentrated in the tissue or internal organs as they move up the chain. تو اب یہ جو چیز ہے یہ جو سبسٹینس ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں کہاں پہ انٹرنل آرگنز اور ٹیشوز میں جب یہ فوڈ چین میں بڑھتے جاتے ہیں تو ان کو ہم ایک اور نام جیسے بایو ایکومولینٹس یعنی کہ یہ دیز آر سم بایو کیمیکل جو کہ ایکومولیٹ ہوتے جاتے ہیں ان لیونگ آرگنزمز. تو آر دیٹ انکریز ان کنسنٹریشن لیونگ آرگنزم ایز دے ٹیک ان کنٹمنیٹڈ ایئر واٹر اور فوڈ بیکاز دا سبسٹینس آر ویری سلولی میٹابولائزڈ اور ایکسکریٹڈ. ٹھیک ہے کیونکہ بہت ہی سلو طریقے سے جو ہے میٹابولائز ہوتے ہیں یا پھر کبھی کبھار میٹابولائز ہوتے ہی نہیں ہیں یا پھر ایکسکریٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو دس از میکینزم جو میں نے ڈائیگرامس میں سمجھایا اس کو آپ خود نوٹ کیجیے. تو یہ ڈائیگرام بھی ہو گئی یہ بھی ہو گئی. اب جو ہے کاز آف بایو میگنیفیکیشن کیسے ہوتا ہے تو پہلا جو ہے ایگریکلچر پروڈکٹس یعنی جب ہم ڈفرینٹ ایگریکلچر سیکٹر میں کچھ ایسے سب فار ایگزامپل پیسٹیسائڈ جو یوز کرتے ہیں یا ہربیسائڈز پیسٹیسائڈز فنگیسائڈز اینڈ انآرگینک فرٹیلائزرس تو بالکل پھر یہ رین آف واٹر سے کیا ہوتا ہے یہ وہ ڈفرینٹ واٹر باڈیز میں پہنچ جاتے ہیں پھر ہماری فوڈ چین میں انکارپوریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک جو دوسرا ہے دیٹ از پلاسٹک پولوشن یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو جب ہم پلاسٹک جو ہے ڈمپ کرتے ہیں ڈفرینٹ واٹر باڈیز میں تو وہاں سے جو ہے بالکل ایک امپورٹنٹ ہارمفل کیمیکل نکلتا ہے جس کا نام ہے بسفینول اے. تو اس بسفینول اے سے جو ہے یہ واٹر کو ہائیلی پلیوٹ کرتا ہے. ٹھیک تو پھر جب اس بسفینول اے کو یہ بھی ہماری فوڈ چین میں جو ہے انکارپوریٹ ہوتا ہے تو اس کو فشز جو ہے کنزیوم کرتے ہیں پھر تھرو فشز یہ ہماری فوڈ چین میں انکارپوریٹ ہوتا ہے. مائننگ سے بھی ہوتا ہے سوری مائننگ. تو مائننگ میں ڈفرینٹ جو میٹلز ہے جو مائننگ ہوتی ہے جیسے زنک کاپر کوبالٹ لیڈ وغیرہ جو ہے اب یہ بھی جو ہے ایکویٹک لائف میں بیکاز آف رین یا رن آف واٹر وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ ہارمفل ہوتے ہیں جب یہ ڈفرینٹ میٹلز ہماری ٹیشوز یا ڈفرینٹ لیونگ آرگنزم میں انکارپوریٹ ہوتے ہیں. تو ان کو آپ نوٹ کیجیے گا خود ہی. اب ہے ایفیکٹس آف بایو میگنیفیکیشن تو آن ہیومن ہیلتھ انسان کے صحت پہ بھی اثر کرتے ہیں. For example, consumption of plants or aquatic animals that have accumulated heavy metals and toxic substances may lead to long-term effects such as different types of cancers, kidney failure, respiratory disorders, brain and damage, and birth defects and heart disease. تو کیا ہوتا ہے جب یہ سارے منرلز جو ہے یہ سوری ہم کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ پوائزنس سبسٹینسز فار ایگزامپل ڈی ڈی ٹی یا ڈفرینٹ میٹلز لیڈ آرسنک وغیرہ جب یہ فوڈ چین میں انکارپوریٹ ہوتے ہیں اور پھر انسان ہم انہیں یا فشز یا انہیں کچھ پلانٹس کو کھائیں گے جن میں یہ ایکومولیٹ ہو گئے ہیں میگنیفائی ہو گئے ہیں تو کیا ہوگا پھر تو ان کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہیں جیسے کینسر ہو سکتا ہے کینسر ہو سکتا ہے یا کڈنی فیلر وغیرہ وغیرہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے خود نوٹ کرتے جائیے. پھر جو ہے ایفیکٹس آن ایکویٹک اینیملز میں بھی یہ ڈفرینٹ جو ہے پرابلمس کرتا ہے. تو کنٹیمنیشن آف واٹر باڈیز وتھ ٹاکسک کیمیکلز سچ ایز سیلینیم اینڈ مرکری جو کچھ ہیوی میٹلز ہیں جو مائننگ سے آتے ہیں یہ فشز کا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے ان کو یہ افیکٹ کرتا ہے اور ان کے جو ایگس ہوتے ہیں وہ پھر ان پہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ جو ایگس ہوتے ہیں ان کا جو شیل ہوتا ہے وہ سموتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل ایزیلی وہ کریک ہوتا ہے اور دس افیکٹس دی ریپروڈکشن. افیکٹ آن فوڈ چین میں تو ظاہر سی بات ہے یہ افیکٹ کرتا ہی رہتا ہے. ایکومولیشن آف سبسٹینسز دیٹ کاز بایو میگنیفیکیشن کین ڈسٹرپٹ دا نیچر آف فوڈ چین دیٹ از اسینشیل فار دا سروائول آف آل اینیملز یا لیونگ آرگنز ان اے گیون بایوسفیئر. ٹھیک ہے تو جب فوڈ ہمیں پتہ ہے کہ فوڈ چین ایک امپورٹنٹ ایکولوجیکل انٹریکشن ہے جس کی وجہ سے ہم سب سروائیو کرتے ہیں تو یہ جو بایو میگنیفیکیشن ہے جب یہ کیا کرتا ہے یہ ہماری فوڈ چین کو بھی افیکٹ کرتا ہے کیونکہ فوڈ چین کے تھرو ہی یہ پورے جو پوائزنس سبسٹینس ہیں یہ اوپر ٹراپک لیولز کو موومنٹ کرتے ہیں. کنٹرول اب ان کا ہم کیسے کریں گے. ایلیمنیشن آف سم ہیوی میٹلز ایلیمنیشن یعنی کہ ہمیں کچھ جو ہیوی میٹلز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے واٹر باڈی تک نہ پہنچے. کلیننگ آف کنٹیمنیٹڈ لوکیل یعنی کہ جو کنٹیمنیٹڈ ایریا ہے اس کو ہمیں صفائی کرنی ہے. ووڈ ورک انڈسٹریز ایوائڈ یوز آف سی سی اینڈ ایڈیٹیوز یہ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ بالکل ہارمفل ہے کیونکہ اس میں آرسنک ہوتا ہے جو آرسنک ہے دیٹ از ہائیلی پوائزنس سبسٹینسز یہ ووڈ ورک انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے. The drinking water should be covered to prevent the lead dust from getting in it and also the other source of water should be covered as well.
تو جو پینے کا پانی ہے ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے ان کو ہم کور کریں تاکہ جو میٹلز ہے فار ایگزامپل لیڈ وہ اس واٹر میں جو ہے ایڈ نہ ہو جائے. وین بائنگ پلمبنگ مٹیریل اٹ از امپورٹنٹ اوائڈ دی پی وی سی. تو پی وی سی کا بھی زیادہ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنی پلمبنگ مٹیریل میں. تو کیونکہ جو ہے پی وی سی میں ڈفرینٹ ایسے کچھ پوائزن سبسٹنس ہو سکتے ہیں جو کہ پھر ہمارے ڈرنکنگ واٹر میں ایڈ ہو سکتے ہیں. In the same case, the cooking oil, grease, household chemicals and medication should be properly disposed. تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جیسے کوکنگ آئل ہے یا گریس وغیرہ کچھ ایسے ہاؤس ہولڈ کیمیکل ان کو ہمیں پراپرلی جو ہے ڈسپوز کرنا چاہیے بلکہ واٹر باڈیز میں نہیں پھینکنا چاہیے. ان شارٹ یہ جو دو ٹاپکس تھے ہمارے آج کے یوٹروفیکیشن اور بایولوجیکل میگنیفیکیشن یہ دونوں آپ سمجھے انوائرمنٹل پولوشن خاص کر واٹر پولوشن کے یہ دو بڑے افیکٹس ہیں. تو ود دس وی فنش ٹوڈیز ٹاپک. سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا